नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस नेक्स्ट क्लासेस से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके सामने आ ही चुकी है कि एलटी ग्रेड 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके बारे में चलिए बात करते हैं, मुख्य मुख्य बातें क्या है। एक चीज तो आपको पता ही होगी कि इसकी जो एग्जाम डेट है उसके बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन फिलअप की जो फॉर्म है वो क्या है, वो आपके आज से मतलब 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, 28 जुलाई से भरना शुरू हो जाएंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे आपके 28 अगस्त। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट डेट है आपकी 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक। और भाई अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है आपको, तो करेक्शन आप कर सकते हैं तब तक 4 सितंबर 2025 तक। ठीक है ना। तो आपको ये डेट याद हो जानी चाहिए। 28 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपकी फीस या फिर फाइनल सबमिशन जो है वो आपका 28 अगस्त तक हो जाना चाहिए। वहीं आपका जो अगर कोई करेक्शन है आपका, तो करेक्शन आपका 4 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हाल में। ठीक है, ये तो थी एक इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी बात अब ये है ओटीआर संबंधी। तो इन्होंने कहा कि भाई जिन बच्चों ने ओटीआर पहले से कर लिया, बहुत बढ़िया बात, कंग्रेचुलेशन। जिसका नहीं हुआ है तो वो भी परेशान मत हो। उन्होंने कहा मान लीजिए आपका ओटीआर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप आज ओटीआर कर लीजिए और आज के जब आप ओटीआर कर लेंगे तो ओटीआर करने के 3 दिन बाद आप अपना फॉर्म भर दें। ठीक है। वही इन्होंने कहा है कि दोज कैंडिडेट, ठीक है ना, those candidates who have not obtained OTR number must obtain it from commission website this 22 hours before the submission of application form। कि भाई आप अपना फॉर्म भरने के 3 दिन पहले, 24 आवर्स का 72 आवर्स का मतलब होता है आपका 3 दिन। ठीक है ना। तो आप 3 दिन पहले आप अपना ओटीआर कर लें और 3 दिन बाद फिर अपना फॉर्म भर लें। मान लीजिए आपके पास ओटीआर नहीं था, आज आपने ओटीआर कर लिया 28 को, 28 के 3 दिन बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो ओटीआर मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात तो इसकी ये थी, दूसरी डेट तो थी वो भी। अब एक चीज मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। दूसरा और देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, कस्टडी और मेन उसमें है या नहीं है तो किस किस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। आज हम वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम इसकी फीस की। तो फीस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल फीस जो है वो आपकी 100 रुपीज प्लस 25 रुपीज प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। टोटल 125 आपसे लिए जा रहे हैं। वो भी कौन कौन सी, अनरिजर्व और इकोनॉमिकल वीकवर्ड सेक्शन। अनरिजर्व मतलब जनरल और इकोनॉमिक मतलब ईडब्ल्यूएस वाले। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को कोई छूट नहीं है, उसको भी 125 रुपए ही देने हैं। अगर SC ST की बात करें तो उनको टोटल 65 रुपए देने हैं। ठीक है। और कोई दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल है, तो उसके लिए इन्होंने कोई फीस नहीं रखी है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है 25 रुपए वो तो लिया ही जाएगा। और एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उससे भी 65 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है। एक्स सर्विसमैन से भी आपके 65 रुपए लिए जाएंगे, याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसका अब इसमें मेनली हम बात करते हैं आपकी इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए रेस्पेक्टिव पोस्ट के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा असिस्टेंट टीचर, हालांकि मैं इसके लिए वीडियो पहले से बना चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। अगर कोई हिंदी का टीचर एलटी ग्रेड हिंदी की बात करें तो एलटी ग्रेड हिंदी के लिए ग्रेजुएशन इन हिंदी होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट में उन्हें संस्कृत पढ़ी हुई होना कंपलसरी है। ठीक है। या इंटरमीडिएट में हो या उसके अलावा कोई और पास में उत्तर माध्यमिक परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद, मतलब संस्कृत में आपने कोई सक्षम कोर्स किया हुआ है तो आप वो भी एलिजिबल है। अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ एक चीज याद रखना, छूट किसी चीज में नहीं दी गई है, सिर्फ 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको छूट दी गई है, उसके बारे में बताऊंगा। बाकी बीएड कंपलसरी है।
तो मैं बीएड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि बीएड है या नहीं है। तो ये रहा आपका बीएड। बीएड हर किसी को कंपलसरी है, कुछ एक पोस्ट को छोड़ के। वो पोस्ट कौन सी है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ के लिए उन्होंने कहा है ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथ होनी चाहिए। ठीक है, 3 साल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पढ़ा हुआ है तो वो आपका नहीं माना जाता। जो फाइनल ईयर तक रहता है उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन माना जाता है। और बीएड तो कंपलसरी है ही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बीएड कंपलसरी है हर एक कोर्स के लिए, सिर्फ 2 या 3 कोर्स को छोड़ के। अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस के अंतर्गत इन्होंने सिर्फ 2 लोगों को लिया है जिन्होंने ग्रेजुएशन विद फिजिक्स और केमिस्ट्री किया है। मतलब उनके फाइनल ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट जरूर रहे हों। ऐसे व्यक्ति या ऐसे कैंडिडेट को ही उन्होंने साइंस पद के लिए जो है एलिजिबल माना है। प्लस बीएड तो कंपलसरी है ही कि बीएड होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के लिए उन्होंने कहा है कि जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स, तो उसमें से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई से आपके पास 2 पढ़े हुए होने चाहिए। यहाँ पर ये अच्छी बात की है कि इन्होंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बताया, इन्होंने कहा सिर्फ 2 होने चाहिए, कोई से भी 2 हो। आगे एनवीएस केवीएस बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, बहुत खतरा है उसमें। प्लस आपका क्या है, बीएड डिग्री मैंडेटरी है, याद रखना। अब हम बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर की। ठीक है, जो आपका इंटीग्रेटेड कंप्यूटर में है कोर्स, उसके लिए तो इन्होंने कहा कि बीई या बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें भी बीएड कंपलसरी है। आगे बताता हूं मैं, इसका आगे की डिटेल जो है आपके दूसरे पेज पर है, मैं लेके चलता हूं आपको। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन डिग्री विद ए लेवल कोर्स, ठीक है ना, जो आपका होता है ए लेवल का कोर्स होता है कंप्यूटर में, ऐसे ही आपका बीटेक विद एमसीए वो भी एलिजिबल है। और साथ में साथ इन्होंने दूसरा लिखा हुआ है कि बीएड डिग्री मैंडेटरी है। ठीक है ना, बीएड कंपलसरी है। अगर हम बात करते हैं उर्दू की, तो उर्दू में भी सही है, वही है कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री जो है इन उर्दू होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड जो है वो कंपलसरी है। बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी को इन्होंने अलग मौका दिया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि टीजीटी साइंस वो अलग है, टीजीटी बायो वो अलग है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एलटी साइंस अलग है, एलटी बायोलॉजी अलग है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो किसमें, जियोलॉजी और बॉटनी में। ठीक है, जियोलॉजी और बॉटनी में आपने क्या किया हुआ हो, ग्रेजुएशन, और आपका बीएड तो मैंडेटरी है ही कि आपके पास बीएड जरूरी है। बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में क्या है कि ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है, और क्या, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि भाई बीएड तो हर किसी को कंपलसरी है ही। चलिए बात करते हैं थोड़ी अदर पोस्ट जो है उनके बारे में हम बात कर ही लेते हैं। आर्ट्स की बात करते हैं। एक चीज याद रखना, प्रावैधिक कला के लिए इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी है। प्रावैधिक कला जो है कोई एक वैलिड सब्जेक्ट नहीं माना गया है। आर्ट्स की बात करते हैं, आर्ट्स इन्होंने माना है। तो इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री विद आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि ग्रेजुएशन आपका आर्ट्स में होना चाहिए, और क्या चीज होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। या अगर इतना नहीं है तो कुछ और देखिए क्या, कि ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स बीएफए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और साथ में क्या, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अब इसमें कहीं से कहीं तक प्राविधिक कला का कोई जिक्र नहीं है, प्राविधिक कला वाले वैलिड नहीं है। बात करते हैं टीजीटी म्यूजिक की या एलटी ग्रेड म्यूजिक टीचर की, तो उन्होंने कहा ग्रेजुएशन डिग्री विद म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्लस प्लस क्या, देखिए ये बीएड डिग्री सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, बीएड डिग्री ये तो कंपलसरी है ही। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं कॉमर्स की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स प्लस बीएड। ठीक, तो मतलब बीएड हर किसी में कंपलसरी है। बीएड में आपको कोई भी छूट नहीं दी गई है कि इसमें बीएड आपको ना दिया हो। ठीक, फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ओके, ओके, उसके अलावा क्या है कि आपके पास बीपी एड होना चाहिए। ठीक है ना, क्या, बीपी एड या बीपीई होना चाहिए। इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है कि ग्रेजुएशन इन दिस सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन इन दिस सब्जेक्ट नहीं, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, बट आपने बीपी एड किया हुआ होना चाहिए।
ठीक है। अगर होम साइंस की बात करते हैं तो इन्होंने कहा ग्रेजुएशन इन होम साइंस होना चाहिए आपके पास और बीएड डिग्री होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लास्ट एग्रीकल्चर, जो आपका एल टी ग्रेड जो है एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए है, उसमें उन्होंने कहा ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है, या हॉर्टिकल्चर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, और साथ में बीएड तो कंपलसरी है ही। मतलब जो पहले विवाद चल रहा था कि बीएड भाई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बीएड नहीं चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बीएड चाहिए, तो एक पद एक योग्यता वाला जो दिक्कत चल रही थी, जिसको लेके इतना एल्टीग्रेड का नोटिफिकेशन डिले किया गया, वो आज फाइनली जाके सही हो गया कि एक एक पद और एक योग्यता कि हर किसी सब्जेक्ट के लिए टीचर के लिए बीएड कंपलसरी है। तो जी हाँ, हर पोस्ट के लिए बीएड चाहिए। पहले क्या था कि पहले बीएड में छुटकारा दे दिया करते थे कि कुछ एक पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था, बट अब है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको लेके चलता हूं। अब इसमें आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके रिलेटेड हैं ओवर एज, मतलब एज लिमिट जो है उससे रिलेटेड है। तो एज लिमिट इन्होंने क्या कहा है कि एज लिमिट जो है आपकी 21 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम कितनी आपकी 40 साल होनी चाहिए। किस डेट में? 1 जुलाई 2025 को मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 40 साल होनी चाहिए। और उसके अलावा रिलैक्सेशन इन एजेस इन्होंने दिया हुआ है। और याद रखना, रिलैक्सेशन जो होता है कभी भी मिनिमम एज में नहीं होता, वो अपर एज में होता है। जो आपकी मैक्सिमम एज दी जाती है हमेशा उसमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसमें आपके एग्जाम में होने वाली नेगेटिव मार्किंग के बारे में। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, देखिए एग्जाम आपका प्री और मेन है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्री और मेन दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इन्होंने लिखा हुआ है इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपका जो प्री है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर है। कह रहा है पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग शैल बी इम्पोज फॉर द रॉन्ग आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट विच इज, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये आपका नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग कितना है आपका 1/3 है। मतलब कि आपका 3 गलत उत्तर होने पे एक सही उत्तर काट दिया जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि 3 गलत जवाब होने पर या 3 गलत सवाल करने पे आपका एक सही सवाल काट दिया जाएगा। ये होता है 1/3, मतलब 3 गलत पर एक सही काट दिया जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि किसी एक सही के लिए अगर 1 नंबर दिया जा रहा है तो गलत के लिए माइनस का 0.33 नंबर दिया जाएगा आपको। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई हो। और एक इम्पोर्टेंट बात और भी है, वो क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया, क्वालिफाइड क्राइटेरिया जो है वो इन्होंने दे रखा है कि एससी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो है आपके 35%। अगर 35% से कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे प्री से, तो फिर मेन तो भूल ही जाइए। ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी जो भी है उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने हैं, वो है आपके 40%। सेम ये आपका जीआईसी का है, जीआईसी में भी सेम क्राइटेरिया था कि मिनिमम एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन डिटेल थी, या फिर मैं कहूँ क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वो आपके एसटी के लिए 35% थे, और बाकी अदर कैटेगरी के, चाहे वो जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी हो, उसके लिए आपका 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो वो सेम इसमें भी है। ठीक है। अब चलिए इसमें बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा? तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसका लेके आ गया हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने कहा है कि आपकी जो एग्जाम है 2 पालियों, मतलब 2 टाइप से होगा, प्री और मेन टाइम से। इन्होंने कहा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगा, और प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, उसके अंदर आपसे सामान्य अध्ययन और आपका जो मुख्य विषय है वो पूछा जाएगा। ठीक है। प्री में क्या आएगा? जनरल प्लस सब्जेक्टिव। देखते हैं किसमें कितना कितना वेटेज है। तो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, आप मैं कहूँ प्री है, तो प्री का प्रश्न पत्र क्या होगा? सिर्फ एक पेपर होना है, एक पेपर में ही आपके 2 पार्ट होंगे, याद रखना। पहला पार्ट में क्या होगा? पहले पार्ट में आपके होंगे 30 क्वेश्चन, किस चीज के? वो होंगे आपके जनरल के। ठीक है। बाकी 120 क्वेश्चन किसके होंगे? वो होंगे आपके सब्जेक्ट के। और टोटल कितने क्वेश्चन हैं?
टोटल है आपके 150 क्वेश्चन। ठीक है, कितने हो गए फ्री में? फ्री में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके वो होंगे जनरल के और 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्टिव। याद रखना 1/3 माइनस मार्किंग है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35% है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, आपका जो टोटल एग्जाम है वो आपके 300 मार्क्स का है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। टोटल घंटा आपके पास 2 घंटे हैं, 120 मिनट होंगे। याद रखना 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वो भी एक चीज दिमाग में रखते हुए कि आपकी 1/3 माइनस मार्किंग है और मिनिमम 35 से 40% आपको अंक लेकर आने कंपलसरी है। तो मैं बात करूं SC ST के लिए तो उनको 105 अंक लाना कंपलसरी है। और मैं बात करूं SC ST के अलावा बाकी कैटेगरी के लिए तो उनके लिए आपको 120 अंक जो है वो लाना कंपलसरी है। कितने में से? 300 में से। याद रखना टोटल कितने का है? टोटल आपका 300 का है। 300 में से 105 SC ST के लिए, 120 बाकी कैंडिडेट के लिए लाना कंपलसरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इसके मार्क्स जो है आपके ऐड नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्री है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा मतलब आपका MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, ये हो गया मेन मतलब प्री के बारे में मैं आपको बता दिया कि प्री में कितने मार्क्स का क्या आएगा। टोटल प्री होगा 300 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। क्वेश्चन आएंगे कितने? 150। 150 में से 120 होंगे आपके सब्जेक्ट के और 30 होंगे आपके जनरल। ठीक है, और सारा कुछ करने के लिए आपके पास 120 मिनट मतलब 2 घंटा मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य की कि जो आपका मेंस है, मेंस के बारे में उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। तो आपके सामने मेन का सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। याद रखना मेंस जो है आपको 2 जगह दिखाई देगा प्री मेन करके, तो उसका कंफ्यूज मत होना। एक जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है और एक जो है फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए अलग से डिसाइड किया हुआ रखा हुआ है। तो बात करते हैं द्वितीय चरण की मतलब आपका मेंस की। मेंस में क्या होगा? मेंस में आपके क्या है, कुल प्रश्न कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। फिर से पेपर एक ही होगा, बटा हुआ होगा 2 भागों में। यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर तो एक है पर पार्ट क्या होंगे? पार्ट होंगे उसके 2। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे 10-10 भागों में बटे हुए। आगे बात आते हैं कि 10-10 इन्होंने क्यों लिखा हुआ है। अब कुल अंक कितने हैं? कुल अंक 200 हैं। ठीक है, और 80 प्लस 40। अब ये 80 प्लस 120। अब ये क्या है कि इन्होंने कहा ये 10 क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग इन्होंने 8 रखे हैं। 8 मार्क्स के हिसाब से इन्होंने 80 का कर दिया। और ये रखा हुआ है 12 मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से है कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टाइप आएंगे, क्योंकि आपका मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, लिखित होगा, याद रखना। ठीक है, टोटल टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान में रखते हुए 1/3 माइनस मार्किंग है। और ये आपका जो होगा वो होगा आपका रचनात्मक मतलब या आपका लिखित होगा। ठीक है ना, आप चाहें तो आपका नीचे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या जो है वो आपकी खंडवार निम्नवत होगी। खंड आ जो आएगा उसके अंतर्गत आपसे 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसकी सीमा रहेगी 125 शब्दों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने GIC दिया है। उसमें भी सेम यही रहता है कि आपको एक वर्ड लिमिट है कि आपको 125 मिनिमम रहता है कि मिनिमम आप 125 शब्दों में अपना आंसर दें। प्रत्येक उत्तर के लिए आपके पास कितने होंगे? 8 अंक होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब बात करते हैं खंड बा की। तो खंड बा में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के होंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक की सीमा रहेगी कितने की? 20 शब्दों की। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपके 12 अंक का। पहले क्या था कि 10 आपके शॉर्ट होंगे, बट क्या होगा 125 शब्दों की लिमिट और हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का। इसमें 10 होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 200 शब्दों की लिमिट रहेगी और प्रत्येक सवाल जो है आपके 12 अंक लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। और मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, ये जो है आपका मुख्य एग्जाम जो है वो आपका लिखित होगा। ठीक है, अगर बात करें दिव्यांगों की तो दिव्यांगों के लिए इन्होंने प्री और मेन सारा डिसाइड करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
इन्होंने कहा है कि प्री में आपका एक प्रश्न पत्र होगा, ऑब्वियसली बात है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा। इनके भी 150 आएंगे, 30 आपके जनरल आएंगे, 120 सब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, प्रत्येक के 2 अंक मतलब 300 अंक का जो होना जो कंपलसरी है वो तो होकर ही रहेगा कि आपका कितने का होगा, 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो मतलब प्री में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर बात करें मुख्य की, तो मुख्य में इन्होंने कहा है कि 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 200 अंक होंगे और 3 घंटे, सेम जैसे कि दिया हुआ है। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा भी इन्होंने लिखा है कि 2 खंडों में विभाजित होगी। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है खंड आ और खंड बा। वही है कि 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग शॉर्ट होंगे, 125 वर्ड लिमिट होगी, 8 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा 10 आपके लॉन्ग होंगे, 200 वर्ड लिमिट होगी और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करें ब्रेल लिपि वाले जो हैं हमारे दिव्यांगजन, तो उनके लिए इन्होंने अलग से डिसाइड किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्री और मेन जो है शायद ही इन्होंने कोई छूट दी हो इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। तो इन्होंने कहा है निर्धारित कुल अंक आपके 100 अंक का होगा, 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और साथ ही अगर हम मेन की बात करते हैं, ये मेन का सारा दे रखा है। आई होप आपको सही से दिख रहा हो। ठीक है, ये ब्रेल लिपि का था, ऊपर नीचे इन्होंने दिया हुआ है अदर के लिए प्रशिक्षक स्नातक अध्यापक एलटी ग्रेड विशिष्ट अध्यापक संकेत मूक बधिर विद्यालय। ठीक है, उनसे संबंधित है, तो आप इसका प्री और मेन आराम से देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं और इम्पोर्टेंट चीजों की क्या क्या है। तो आगे आप देखेंगे, आगे आपका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। हालांकि मैं आपके लिए सिलेबस पहले से अपलोड कर चुका हूँ और उसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं आपको इधर उधर के सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा। मैं आपका जो मेन सब्जेक्ट है मैं बताऊंगा मैथमेटिक्स का ओनली। ठीक है, तो ढूंढते हैं मैथमेटिक्स कहाँ है। ये केमिस्ट्री का दे रखा है, साइंस का भी दे रखा है, ये रहा मैथमेटिक्स का। ठीक है, हालांकि मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। सारा सिलेबस वही है जो आपके 2018 का था, ये मैं आपको पहले से करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखा हो तो, ना देखा हो तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। एल्जेब्रा के बारे में जो जो था वो आपका सेम टू सेम वही है, कुछ भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। रियल एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है, कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज नहीं है, वेक्टर एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है आपका। कर्व डाइवर्जेंस ग्रेडियंट मतलब वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन आपका पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रल, मतलब वेक्टर कैलकुलस होती है। आपने कैलकुलस को पढ़ा होगा, वेक्टर कैलकुलस शायद आपने बीएससी में पढ़ी होगी, अगर याद हो। बीएससी आप लोग इतना सीरियस नहीं करते, बस इसलिए करते हो कि बस बीएससी हो जाए। ठीक है, सिलेबस में आपके बीएससी में है, इसको कहते हैं हम वेक्टर कैलकुलस। चलिए देखते हैं, बाकी कैलकुलस है। याद रखना कॉम्प्लेक्स में आपके जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी दी हुई होगी, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, हालांकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इसमें जो आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी गिवन होगी, वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है वो आपकी डबल वेरिएबल की होगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बताया है, जाके वीडियो जरूर देखिएगा, हेल्पफुल है। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, अगर आप उसके बारे में सिलेबस के बारे में डीप ना जाएं, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस डिस्कस ना करें, पॉइंट टू पॉइंट अगर सिलेबस ना देखें, तो मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम जो है आप उस टाइप से क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि पहली स्ट्रेटजी या फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारी प्रिपरेशन का, वो ये होता है कि हम अपने सिलेबस को एनालाइज करें कि कौन सा हमारा मेन पॉइंट है, किसमें हम स्ट्रांग हैं, किसमें हम वीक हैं, कौन सा कितना टाइम ले सकता है, किसमें हम जल्दी कर सकते हैं, किसमें हमको जरूरत ज्यादा पड़ेगी टाइम की। तो वो सारा एनालाइज जो है, एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे सारा का सारा डिपेंड करता है आगे की। हम कहें सिलेबस हमारा जो है प्रिपरेशन के मकान की नींव होती है। ठीक है, याद रखना, प्रिपरेशन करनी है तो सिलेबस को डीपली एनालाइज करना कंपलसरी है, अदरवाइज
पढ़ते तो सबको ही है, आप भी पढ़ लीजिएगा। कैलकुलस, कैलकुलस में भी एक चीज आएगी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ठीक है, ये अच्छा है। यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दी हुई है, ये सिंगल वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स में जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दी हुई है वो आपकी डबल वेरिएबल की है, याद रखिएगा। इसी वजह से मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, हालांकि इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी इसमें डिफरेंस बताना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो आपको सीआर इक्वेशन पूछे जाएंगे, एनालिटिक फंक्शन पूछा जाएगा और साथ ही साथ में हार्मोनिक फंक्शन भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखें तो सीआर इक्वेशन और एनालिटिक हार्मोनिक तीनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, बात करते हैं हम ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री एज यूजुअल जो पूछा जाता है वही है, जैसा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रहेगा और आपका इसके एप्लीकेशंस रहेंगे, साथ साथ में फिर आप स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, लेफ्ट हाइपरबोला, ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, ये चीज आप जानते होंगे, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ओरिजिन एंड ट्रांसफरिंग ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दें तो उसके नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अगर किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन मैं कहूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक पॉइंट है तो हमने क्या किया, उसकी एक्सिस ही रोटेट कर दी, अब इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो वो चीज पूछी जाती है। ये छोटी सी बात है बट ये पूछी जाती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, अगर आप देखेंगे लाइन, एक एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, ये रहा। ठीक है, इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारे जो फार्मूले होते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइन, वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू, लेकिन ये चीज होती है लाइन और प्लेन के बीच का, वो होता है sin थीटा इज इक्वल टू, जो भी फार्मूला है मैं आपको बताऊंगा कि b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ v1 इंटू मॉड ऑफ v2। ठीक है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट से। मैं आपको 3D जो कराऊंगा वो सारी की सारी वेक्टर से कराऊंगा, क्योंकि 3D वेक्टर से करना इजी हो जाती है। अगर हम बात करें अपने लास्ट जो सेक्शन है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा डर लगता है सभी बच्चों को, लेकिन इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इन्होंने क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें दी हुई हैं कि थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन एडिशन, जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, बस उतना सा ही इन्होंने पूछा है, थ्योरम्स ऑन। ठीक है, ये रहा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितने भी आपके एग्जाम है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका जो प्रोबेबिलिटी जो पूछा जाता है वो यही है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बाकी अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, अगर इसकी हम बात ना करें ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा की, तो शायद ये बेकार है। ठीक है, नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑन अलजेब्रा, ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मुझे नहीं पता ये यहाँ पर स्पेसिफिक क्यों लिखा हुआ है, हालांकि ऊपर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अलजेब्रा में आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फील्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं, मुझे नहीं पता क्यों लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। अब इसमें आगे बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, हालांकि इसके बारे में मैं आपको एक पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये है आपका सिर्फ और सिर्फ मेल ब्रांच का। ठीक है, याद रखना मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेल ब्रांच की, फीमेल ब्रांच का आगे रहेगा, मैं आपको वहां पे उसका बता दूंगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ मैथ का बताऊंगा। मैथ में आप देख पा रहे होंगे टोटल 156 वैकेंसी है मैथ की, जिसमें से 226 वैकेंसी है आपकी अनरिजर्व मतलब जनरल है, बाकी 55 जो है वो है आपकी ईडब्ल्यूएस की, और 148 आपकी ओबीसी की है, एससी की 116 है, एसटी की 11 है, फिजिकली हैंडीकैप की 22 है, एक्स सर्विसमैन की 27 है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट पर्सन है तो उसकी 11 वैकेंसी दी हुई है। आई होप आपको ये चीज क्लियर भी हो। हालांकि वैकेंसी थोड़ी कम है तो फाइट थोड़ी ज्यादा होगी, प्रिपरेशन उतनी ही कट्टर करनी होगी, याद रखना। आप देख पा रहे हो कि आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल ये तीन वैकेंसी हम देखते हैं तो ये काफी कम है। ठीक है, 26, 55, 148 वैकेंसी, ये 226 है, ये 55 है, 148, 148 ओबीसी के लिए काफी कम वैकेंसी है।
आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। ये था आपका मेल ब्रांच का। ठीक है, हम बात कर रहे थे अब तक सिर्फ और सिर्फ मेल ब्रांच की। चलिए बात करते हैं फीमेल ब्रांच की। फीमेल ब्रांच में भी मैं सिर्फ बात करूंगा मैथ की। ये रहा, ये है आपका फीमेल ब्रांच का सारा डिस्क्रिप्शन सामने लिखा हुआ है। ठीक, बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में फीमेल ब्रांच में देखें 537 वैकेंसी है, जिसमें से 217 आपकी किसकी है, अनरिजर्व मतलब जनरल। ईडब्ल्यूएस 53 है, 144 आपकी ओबीसी है, 112 एससी है, 11 आपकी एसटी है, 21 फिजिकली हैंडीकैप की है, एक्स सर्विसमैन की 26 है। बाकी आउटसोर्सिंग या फिर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है कोई, तो उसके लिए आपकी 10 वैकेंसी दी हुई। आई होप आपको क्लियर हुई हो। तो जितना मोटा मोटा और इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन के अंदर था, उसको मैंने इस वीडियो में सारा समेट लिया है। याद रखना, डेट्स याद रखना, डेट्स इंपॉर्टेंट है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो आज से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपके कब तक हो रहे हैं और कैसी डेट क्या है, प्लस पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न आपका प्री प्लस मेन है। प्री आपका एमसीक्यू बेस रहेगा, मेन्स आपका लिखित होगा। प्री आपका 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपके 150 क्वेश्चन होंगे। 150 में से भी 30 आपके जो है जनरल रहेंगे और 120 आपके जो है सब्जेक्टिव रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस आपका 200 नंबर का होगा। 200 नंबर में से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए 3 घंटे का समय है, प्री के लिए 2 घंटे का समय है। और 20 क्वेश्चन को भी 10-10 भागों में डिवाइड किया गया है। 10 आपके शॉर्ट होंगे या फिर मैं कहूँ लघु उत्तरीय प्रश्न है, 10 आपके लघु होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। शॉर्ट वालों का जो है वो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 8 मार्क्स का। और लॉन्ग जो है वो आपका 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इस हिसाब से 80 प्लस 120 बन जाते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन। और 3 घंटे का आपका लिखित मेंस होगा। आई होप आपको क्लियर हो। और इन सभी चीजों में एक चीज ध्यान में रखना है कि आपके पास 1/3 माइनस मार्किंग है, प्लस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एसटी के लिए 35% है और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप याद रखना इन सभी चीजों को। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रकार से जो सपोर्ट आप बनाए रखे हैं वो सपोर्ट आप आगे भी बनाए रखें। आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रिपरेशन आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के मैं क्लासेस यहाँ पर लगाऊंगा, प्लस जनरल का भी सिलेबस पूरा कराऊंगा। याद रखना, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और पूरा सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा तो मैं आपको कुछ कम दूंगा, नहीं। जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगा वो आपको यहाँ ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। याद रखना, इसी प्रकार से आपको अपना प्यार बनाए रखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।